तो हम लोग को दो इक्वेशन मिल गए हैं x और y के टर्म से। हम लोग उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। x और y का वैल्यू दो इक्वेशन से निकाल सकते हैं। x का वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा, अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 60, y का वैल्यू निकल के आ जाएगा 20। तो हम लोगों को क्या पूछा जा रहा था, a जिसका एटॉमिक मास हम लोगों ने x एज्यूम किया था, b जिसका एटॉमिक मास y एज्यूम किया था, उनके एटॉमिक मासेस रेस्पेक्टिवली 60 और 20 हम लोगों का निकल रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। इसी के साथ हम लोग अपने न्यूमेरिकल टाइप्स के अंदर मूव करते हैं। क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कैलकुलेट करने बोल रहे हैं हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ फ्यूरन इन किलोजूल्स पर मोल यूनिट। डेटा यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, डेल्टा HF फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर फ्यूरन -62 किलोजूल पर मोल एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और हीट ऑफ एटोमाइजेशन के डेटा हम लोगों को दिया जा रहा है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का 717, 218 और 249। जो आंसर आएगा उसको 100 से डिवाइड करके रिपोर्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो रिएक्शन के बेसिस पर इक्वेशन कुछ हम लोग ऐसे मान सकते हैं, कार्बन ऑब्वियसली वो सॉलिड में होना है, हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म्स में लिख रहे हैं क्योंकि ये एटोमाइजेशन के एनर्जीज वैल्यू हमें दिए गए हैं। और उसके बेसिस पर हम लोगों का फ्यूरन बन रहा है। तो C4 है, H भी 4 है और O। तो कार्बन यहाँ पे हम लोगों को 4, हाइड्रोजन भी 4 मिल जाएंगे। अब डेल्टा HF फॉर्मेशन जो है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है, वो हमेशा होता है एक ही, यहाँ पे एक हम लोग को याद होना चाहिए कि बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म पे जब भी एंथैल्पी निकालना होगा तो समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हमें करना है। ये एंथैल्पी के फॉर्म में नहीं है कि प्रोडक्ट एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट एंथैल्पी कर देंगे। ये हम लोगों को दिया गया है बॉन्ड एनर्जी के फॉर्मेट में, तो यहाँ पे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा वरना साइन में गड़बड़ हो जाएगा, तो ये हमेशा याद रखिए। तो यहाँ पे डेल्टा HF फॉर्मेशन हम लोगों को डेटा दिया गया था -62। हमेशा साइंस के साथ ही इनपुट्स डालिए। रिएक्टेंट के साइड में क्या क्या हम लोगों को दिया गया है, कार्बन का 4 कार्बन्स हैं और उन सभी का 717 करके हैं। हाइड्रोजन जो भी 4 हैं और हर एक का 218 है। ऑक्सीजन एक ही है जिसका 249 है। और निकालना हम लोगों को क्या है, हम लोगों को प्रोडक्ट का बॉन्ड एनर्जी निकालना है, या फिर बोल सकते हैं एटोमाइजेशन, हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ फ्यूरान निकलना है। इसका मतलब हम लोगों को बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट या फिर लिख सकते हैं फ्यूरन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ फ्यूरन को लेफ्ट में लेके आ जाते हैं हम लोग और 62 को राइट में लेके चले जाते हैं। तो सारे के सारे प्लस हो गए और हम लोग अगर इसको ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा 4051 किलोजूल पर मोल। आंसर रिपोर्ट करने टाइम हम लोगों को बोला गया था 100 से डिवाइड कर दो, तो इसको अगर हम लोग 100 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 40.51 हो जाएगा और रिपोर्ट हम लोगों को 40.51 ही करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आसान था। थर्मोकेमिस्ट्री का स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है।
ट्रिक यहाँ पे यही था, कैच यहाँ पे यही था कि बॉन्ड एनर्जी के इनपुट के टाइम पे आप लोग रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करें बजाय प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करने के। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पूछा जा रहा है यहाँ पे एक C4H10O है और उसके साथ सोडियम मेटल का रिएक्शन किया जा रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है उसमें से। तो हाउ मेनी आइसोमर्स एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ही हमें चाहिए। तो हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ C4H10O आर देयर विच कैन रिएक्ट विथ सोडियम मेटल टू इवॉल्व हाइड्रोजन। अब सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन निकल रहा है, मतलब कोई ना कोई एसिडिक फंक्शनल ग्रुप तो ज़रूर होगा। और अगर हम लोग जनरल फॉर्मूले के ऊपर ध्यान दें तो ये CnH2n+2O इस जनरल फॉर्मूले को सेटिस्फाई करता दिख रहा है। n का वैल्यू 4 है। ये जनरल फॉर्मूला अल्कोहल और ईथर को सेटिस्फाई करता है। ईथर यहाँ पे हो नहीं सकता क्योंकि ईथर में कोई एसिडिक प्रोटॉन होता नहीं है। तो इसका मतलब C4H10O इस जनरल फॉर्मूले के जितने भी अल्कोहल्स हैं उनका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हम लोगों को डिराइव करना पड़ेगा। तो देखिए, एक तो हो सकता है कुछ ऐसा 1 2 3 4 और OH, मतलब ब्यूटन 1 ऑल, या फिर हो सकता है हम लोग पोजिशनल आइसोमर कर सकते हैं इसका, मतलब ब्यूटन 2 ऑल, या फिर ऐसा कर सकते हैं जो कि मान लीजिए 1 2 3 है तो 2 मिथाइल प्रोपान 1 ऑल हो सकता है, या फिर 1 2 है मतलब 2 2 डाइमिथाइल इथन 1 ऑल भी हो सकता है। और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनेंगे नहीं क्योंकि OH फंक्शनल ग्रुप इन चारों में ही बन सकते हैं, 4 ही स्ट्रक्चरल आइसोमर बन सकते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है, पहले वाले में 2 ही हाइड्रोजन्स थे, तो 2 हाइड्रोजन्स होने की वजह से ये कोई कायरल सेंटर तो है नहीं, तो इसका कोई स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल भी नहीं है। सेकंड वाले में ये एक हाइड्रोजन है, OH है, मिथाइल है, इथाइल है, 4 अलग अलग ग्रुप्स हैं, एक कायरल सेंटर है, तो इसके 2 स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। थर्ड वाले में यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप्स बन गए हैं, OH वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन्स हैं, मतलब कोई कायरल सेंटर नहीं है। थर्ड वाले में भी 3 मिथाइल ग्रुप एक ही कार्बन के साथ हैं, अगेन कोई कायरल सेंटर नहीं है। कायरल सेंटर की बात क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन पे तो एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर बोला गया है, ताकि हम लोगों को ये ध्यान में रहे कि अगर ये इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर बोलते हैं तो वो 4 के बजाय 4 इंस्टेड ऑफ 4 इट वुड हैव बीन 5 स्टीरियो आइसोमर्स। तो यहाँ पे इस सवाल के हिसाब से तो 4 ही होगा हम लोगों का आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बोल रहे हैं कि एक प्रोसेस हो रहा है जिसमें 701 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय अ सिस्टम, मतलब Q इज पॉजिटिव। सिस्टम को जब भी कोई लाभ होता है तो वो पॉजिटिव होता है, सिस्टम को जब भी कोई नुकसान होता है तो वो नेगेटिव होता है। एंड 394 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है तो W नेगेटिव होगा। डेटा हम लोग लिखते हुए चलेंगे ताकि हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कम लगे। व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन दिस केस? तो ये क्लासिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ से है ये क्वेश्चन, जिसके अकॉर्डिंग चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू हीट प्लस वर्क। अब हीट यहाँ पे अब्जॉर्ब्ड हुआ है तो ये वो पॉजिटिव है,
प्लस 701। वर्क यहाँ पे सिस्टम ने किया है तो वो नेगेटिव है, माइनस 394। दोनों ही जूल्स यूनिट पे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो बस हम लोग इसका प्लस माइनस करेंगे तो वो बन के आ गया प्लस 307 जूल। आंसर हम लोगों को जूल्स यूनिट पे ही रिपोर्ट करने बोला है तो बस आंसर हो गया 307। आसान सवाल था, बहुत ही आसान थर्मोडायनामिक्स से। चलते हैं अगले सवाल। यहां पे बोल रहे हैं वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो डिफरेंट एटम्स के दिए गए हैं। बढ़िया है। ए और बी 1.2 है ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब काई ए जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का साइन होता है काई ए दिया गया है 1.2, काई बी दिया गया है 4। बढ़िया है। तो अगर ये ए बी बॉन्ड बनाएगा तो उसमें परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर कितना होगा। क्लासिक सवाल है, एक इक्वेशन के बेस्ड है जो कि हैनेस-स्मिथ इक्वेशन है। हैनेस-स्मिथ इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है सवाल। पहले भी हैनेस-स्मिथ इक्वेशन के ऊपर बेस्ड करके AIEEE पे क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो उसके लिए भी हम लोगों को तैयार होना चाहिए। तो हैनेस-स्मिथ इक्वेशन क्या सजेस्ट करता है कि परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर होता है 16 चेंज और डेल्टा काई प्लस 3.5 डेल्टा काई स्क्वायर। तो डेल्टा काई हम लोगों को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, चेंज इन और डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ए और बी के बीच 4 माइनस 1.2 दैट इज 2.8। बस वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे इनपुट कर देंगे इंटू 2.8 प्लस 3.5 इंटू 2.8 स्क्वायर। आंसर निकल के आ जाएगा 72.24%। मतलब ए बी बॉन्ड में परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर 72.24% है। ये हम लोगों का हो गया आंसर। चलते हैं अगले और लास्ट सवाल की तरफ। केमिस्ट्री में से क्या पूछा जा रहा है, मोलालिटी निकालने बोल रहे हैं KI सॉल्यूशन का, जहाँ पे इफ़ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाई मास डेंसिटी ऑफ एक्वस KI is 1.202 gram per liter. Report your final answer by rounding off the molality correct up to one place of decimal and then multiplying it by 10. तो इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा हम लोगों को और फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। देख लेते हैं क्या किया जा सकता है हम लोगों को। यहाँ पे 20% मास बाई मास का एक सोल्यूशन बनाया गया है। इसका सीधा मतलब ये है, एक्वस सोल्यूशन है तो अगर ऐसा देखें 100 ग्राम का जो वाटर सोल्यूशन है, वाटर है, उसमें 20 ग्राम हम लोगों का KI है। तो फिर ऐसा बोल सकते हैं हम लोग 100 ग्राम एक्वस सोल्यूशन में 20 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड प्रेजेंट है। तो फिर वाटर का कंटेंट कितना हो गया, वाटर कंटेंट 100 माइनस 20 दैट इज 80 ग्राम्स। मतलब 80 ग्राम्स वाटर और 20 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड है। बढ़िया है। फिर मोलर मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड हम लोग निकाल सकते हैं। हालांकि यहाँ पे डेटा दिए नहीं गए हैं, याद आप लोग रख लीजिए। पोटेशियम का 39 होता है, आयोडीन का 127 होता है, तो पोटेशियम आयोडाइड का हो गया 166 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे हम लोगों को मोलालिटी निकालने बोल रहे थे। तो मोलालिटी का डेफिनेशन क्या होता है,
मोलालिटी का डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स of solute, which is in this case potassium iodide, divided amount of water, जो कि किलोग्राम्स में होना चाहिए, क्योंकि यूनिट ही होता है मोल पर केजी मोलालिटी का। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे हम लोग? 20 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड दिया गया था और उसका मोलर मास है 166 ग्राम्स पर मोल। अमाउंट ऑफ वाटर 80 ग्राम्स था, मतलब 80 डिवाइडेड 1000 कर दें तो वो बन के आ जाएगा 0.08 kg। तो डिवाइड कर देते हैं उसको 0.08 से, तो जो आंसर निकल के आएगा वो होगा मोल पर केजी पे। तो वो रफली हो रहा है 1.506 मोल पर केजी। तो ये क्या बोल रहे थे हम लोगों को कि राउंड ऑफ करना है अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक। तो 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक किया जाए तो ये 1.51 तक होगा, जिसको हम लोग 1 डेसिमल तक अगर मतलब पॉइंट के बाद एक ही नंबर ले लें, डिजिट ले लें, तो वो रफली 1.5 होगा। और उसको भी 10 से मल्टीप्लाई करके रिपोर्ट करना बोल रहे हैं आंसर को। तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 तो वो हो जाएगा कितना? 15। तो हम लोगों का फाइनल आंसर हो गया 15। तो इसी के साथ हम लोगों का NTA अभ्यास का पहला मॉक टेस्ट डिस्कशन केमिस्ट्री पेपर पे ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारे के सारे सॉल्यूशंस ठीक से समझ में आए होंगे, और इसी तरह से अगले मॉक टेस्ट के लिए हम लोग जल्दी ही वीडियो अपलोड करेंगे। टिल देन आप सभी अपना अच्छे से प्रिपरेशन जारी रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक टिल देन।